तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को। सबसे पहले द मैथ द आइकॉन गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग क्या एक आखिरी मैच रेसल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, बिकॉज गोल्डबर्ग एक और मैच के लिए ओपन है, यानी एक्चुअली में अब वो रिटायरमेंट मैच रेसल करना चाहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि गोल्डबर्ग आए थे बस्टेड ओपन रेडियो में, आए दिन आते रहते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे। इवन ब्रेट हार्ट को भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि देखो भाई अगर मुझसे कोई गलती तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उससे मूव ऑन करो, ग्रो अप। ये उन्होंने ब्रेट हार्ट के बारे में कहा। बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अपने आखिरी मैच के बारे में। देख सकते हो आप लोग, गोल्डबर्ग इज ओपन टू हैविंग वन फाइनल मैच। अब ये बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं। एक्चुअली विंस मैकमैन ने इनको प्रॉमिस करा था कि वो इनको एक बहुत मैसिव रिटायरमेंट मैच देंगे, लेकिन वो चीज़ प्रॉपरली कभी भी अच्छे तरीके से हो नहीं पाई। अलग बात है कि रोमन से ये भिड़े थे, लेकिन वो मैच लोगों को पसंद नहीं आया। अब वो अलग बात है कि इनके पास लिमिटेशन है भाई, कुछ काफ़ी कम मूव से तो ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सेम सीन रोमन के साथ भी है, तो इसलिए इनके मैचेस लोगों को इतने पसंद नहीं आते हैं, गोल्डबर्ग के स्पेशली। तो इसलिए भाई गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो गोल्डबर्ग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था अपने उस मैच से। उसके बाद भी वो डिमांड कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि मुझे एक और मैच दो, रिटायरमेंट मैच दो, लेकिन ट्रिपल एच के रेज्यूमे के अंदर लगता नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। बट स्टिल एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं गोल्डबर्ग। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी लड़ने को तैयार हूँ, यानी कि मैं अगर कहीं और पे भी जाके लड़ना चाहूँ, मुझे अगर कहीं और भी एक मैसिव मैच मिलता है तो मैं वहाँ पर जाकर अपना रिटायरमेंट मैच, आखिरी मैच रेसल करूंगा। हालांकि वो अलग बात है कि अभी से कुछ टाइम पहले एईडब्ल्यू को इन्होंने बहुत गंदा बैस करा था। अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद कि इन्होंने क्या कहा था, लेकिन इतना मैंने ऊपर से सुना जरूर से था कि एईडब्ल्यू की बहुत गंदी इन्होंने बजाई है। तो अभी के हिसाब से एक और बार वापस से गोल्डबर्ग इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं एंड कहते हैं कि मैं अपने आखिरी मैच के लिए प्रिपेयर हूँ, लेट्स सी कि मैं कहाँ जाके रेसल करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि एक बेटर, एक फाइनल, एक तगड़ा मैच दूँ अपना। ये कुछ कहना है भाई गोल्डबर्ग का। अब आप चाहते हो कि क्या गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, या आप कॉमेंट करके बताना है। एंड अगर आपका आंसर है यस तो बताना कि आप किसके साथ इनको आखिरी बार स्क्वायर ऑफ करते हुए देखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है अंडरटेकर एंड कोडी रोड्स को लेके। अंडरटेकर ने कोडी रोड्स के ऊपर कमेंट करा है एंड अंडरटेकर को लगता है कि कोडी रोड्स एक हील के तौर पे बहुत परफेक्ट वर्क कर सकते हैं। क्या कहते हैं अंडरटेकर? हालांकि मैं अग्री करूंगा ऑलरेडी अंडरटेकर से। ये कहते हैं क्या, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, देन इसको हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो अंडरटेकर थिंक्स दैट कोडी रोड्स बिगर रन विल बी एज अ हील। I think he is doing a phenomenal job. I think he's gonna have a tremendous run as a babyface, but I think his bigger run will be as a heel. There's just something about Cody with me that I envision a heel. It is down the road because right now he's killing it as the babyface. तो क्रिस वैन वेलेट के साथ बात करते हुए कहते हैं अंडरटेकर कि मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स अभी काफ़ी फिनोमिनल वर्क दे रहा है, यानी कि अभी बहुत अच्छा कर रहा है। बेबीफेस रन उसका काफ़ी अच्छा है, आगे और ज़्यादा ट्रेमेंडस होने वाला है, यानी कि ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, अभी तो सब हैं ही बेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इसका जो बिगेस्ट फेज आएगा करियर का, वो एज अ हील आएगा, यानी कि इसका जो बिगर रन होगा ना, वो एज अ हील आएगा। अभी बेबी फेस के तौर पे बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी करने वाला है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फील कर सकता हूँ कोडी के अंदर कि कोडी के अंदर एक वो हील छुपा हुआ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे अगर उसको एनहांस करती है तो एक बहुत मेजर रिजल्ट सामने से देखने को मिल सकता है। एंड आई पर्सनली बिलीव, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई पर्सनली बिलीव कि अंडरटेकर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोडी रोड्स एज अ बेबी फेस भाई बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है एंड बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी लाइक करते हैं, लेकिन अगर वो हील बन जाएंगे तो देन आई थिंक कि बहुत कम ही लोग होंगे जो उनको हेट करेंगे। रोमन के साथ क्या हुआ था कि उनको बेबी फेस के तौर पे हेट किया जाता था, इसलिए उनको हील बनाया गया बाद में जाके, लोग उनको लव करने लगे। जो बेबी फेस रन में उनको हेट करते थे वो भी रोमन को प्यार करने लगे। अब कोडी के साथ तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोडी को लोग हेट नहीं कर सकते, बिकॉज लोगों को लगता है कि कोडी रियल लाइफ में बहुत अच्छे आदमी है एंड इस वजह से उनको जॉन सीना के कैलिबर में डाला जाता है। तो ऐसे में भाई जॉन सीना जैसे हैं कोडी रोड्स, जॉन सीना को हील रन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी दिया नहीं डिमांड के बावजूद भी, तो क्या वो हील रन ये कोडी रोड्स को दे सकते हैं? क्या कोडी रोड्स बेबी फेस से हील बन सकते हैं आगे जाके? अब अंडरटेकर ने बात कही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कंसीडर जरूर से करेगी, बिकॉज अंडरटेकर ऐसे नहीं भाई कि कुछ भी कहीं से बोल के चले गए। अंडरटेकर ने बात कही है एंड बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी कमेंट करा है कि कोडी एज अ हील ज़्यादा सूट करेगा, एज अ बेबी फेस भी सही है, लेकिन एज अ हील इनका बिगेस्ट फेज आएगा इनके करियर में। आई थिंक बिल्कुल सही बात है भाई, मैं तो ये बोलूँगा एंड आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को 3-4 साल बाद कर सकती है, बिकॉज अभी तो कुछ भी सेंस नहीं बनेगा इसको करने का, बिकॉज अभी बहुत कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करने को, कई सारे टैलेंट्स है
जो कि 2-3 साल WWE में बरकरार रहेंगे। रोमन, रॉक, ब्रॉक, ये लोग एटलीस्ट 2-3 साल तो रहेंगे। रॉक का नहीं कह सकता मैं, हाँ वो अगले रेसलमेनिया में या फिर उसके कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, लेकिन रोमन, ब्रॉक 2026 तक तो रहेंगे। उसके बाद जब एक लो आएगा WWE का, तो उस टाइम पे कोडी को आप हील बना सकते हो। एंड देन जिस तरीके से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का एक न्यू एरा आया था, उस तरीके से कोडी का भी एक 3-4 साल का एरा आ सकता है। तो ये चीज़ मुझे तो काफ़ी फैसिनेटिंग साउंड करती है एंड मैं इसको इमेजिन करता हूँ तो मुझे तो मज़ा आ जाता है। बाकी अगर ये चीज़ होगी तो बहुत मज़ेदार होगी। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को लेके। अब तो मैकिंटायर बेचारे क्विट करके चले गए मंडे नाइट रॉ। अब क्या, अब आपको मालूम है भाई स्टोरी वाला ये है सब कुछ मसाला, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्विट भी करा है तो स्टोरी के अंदर करा है। सीएम पंक आने वाले शिकागो में स्मैकडाउन में इसी हफ्ते। अब सीएम पंक आएंगे तो क्या ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? क्या मैकिंटायर असॉल्ट कर सकते हैं सीएम पंक को? काफ़ी सारे फैंस इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी सेंस भी बनाएगी। मैकिंटायर सब कुछ करके थक गए तो एंड में उन्होंने क्विट कर दिया, लेकिन इससे उनको उनका रिवेंज तो मिलेगा नहीं। रिवेंज के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा सीएम पंक से। तो प्रोबेबली हो सकता है कि जिस तरीके से सीएम पंक ने मैकिंटायर को उनकी क्राउड के सामने ह्यूमिलिएट करा, उनको हरा के, उसी तरीके से सीएम पंक को ह्यूमिलिएट असॉल्ट कर सकते हैं मैकिंटायर स्मैकडाउन में। क्विट उन्होंने WWE कर दी है, वो अलग बात है, लेकिन हु नोस मैकिंटायर सरप्राइज करके आ जाए वापस से। तो ये हो सकता है कि मैकिंटायर सरप्राइज करके स्मैकडाउन में प्रेजेंट हो एंड सीएम पंक को सॉक करे एंड उसके बाद सीएम पंक को असॉल्ट करे बुरे तरीके से, जिसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए सीएम पंक थोड़ा सा ऑफलाइन देन समर स्लैम के लिए प्रिपेयर करे। बिकॉज हमने सुना है कि शायद सीएम पंक अभी क्लियर नहीं है एंड सीएम पंक समर स्लैम के लिए क्लियर होंगे। तो WWE एक बहाना दे सकती है कि अरे भाई वो क्लियर हो रहे थे तभी इन्होंने अटैक कर दिया, वो फिर ऑफ ले लिए। तो ये हो सकता है अभी के हिसाब से, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। एंड अगर इसको लेकर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, वेट कर सकते हो उसका। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है वाइट 6 को लेके, अंकल हाउडी की फैक्शन को लेके। इन लोगों ने जो दहशत फैलाई है मंडे नाइट रॉ में, क्या ये सेम दहशत हमें स्मैकडाउन में भी फैलते हुए दिख सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है कि ये लोग स्मैकडाउन में भी जाएंगे? अब अभी के हिसाब से भाई पॉसिबिलिटी 100% है। पॉसिबली अंकल हाउडी एंड उनकी फैक्शन को WWE ब्रांड स्पेसिफिक नहीं रखने वाली है, बिकॉज बहुत सारे टैलेंट्स हैं। जोई गेसी हैं, डेक्स्टर लूमिस हैं, एरिक रोवन है, निकी क्रॉस एंड बो डायलिस है, यानी कि अंकल हाउडी हैं। अब इतने सारे टैलेंट्स हैं, इतने सारे टैलेंट्स अभी ओवर होंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो ये सब अगर ब्रांड स्पेसिफिक हो जाएंगे तो भाई मंडे नाइट रॉ में ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। स्मैकडाउन में कहीं ना कहीं रोस्टर की कमी है, वो स्टार पावर की कमी दिख रही है। हालांकि हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वहीं पे हैं, एजे स्टाइल्स वहीं पे हैं, लोगन पॉल वहीं पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाई स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। अब अभी के हिसाब से WWE वहाँ पे भी मसाला डालने के लिए वाइट 6 को वहाँ पे भेज सकती है, इवन पॉसिबली NXT में भी भेज सकती है। तो इनको WWE ओवरऑल पूरे कंपनी में ऐसे दोहरा सकती है, यानी मंडे नाइट रॉ के लिए स्पेसिफिक नहीं होंगे। प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि इस स्मैकडाउन में भी कहीं ना कहीं आपको इनका विजनेट कुछ देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है कि ये तीनों ब्रांड्स में, तीनों नहीं तो दोनों ब्रांड में एटलीस्ट, मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों में अपनी दहशत फैलाएंगे। एंड कोई भी टैलेंट नहीं होगा जो कि इनके डर से सहमान आ रहा है। वो अलग बात है कि रोमन, ब्रॉक एंड इनको हम अलग काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो टैलेंट्स है वो डर के थोड़ा सहम के तो रहेंगे। देखना होगा कि अगर वाइट 6 ब्लड लाइन के सामने आती है तो क्या होगा। ब्लड लाइन, ये मैं न्यू ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ। ये मसाला देखने में मजा आएगा। अभी के हिसाब से पॉसिबिलिटी बिल्कुल जी हाँ है कि ये स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं, स्मैकडाउन में भी दहशत फैला सकते हैं, आतंक फैला सकते हैं। अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ। लेट्स होप ऐसा ही हो, लेट्स वेट फॉर स्मैकडाउन। फिलहाल आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।